अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी विद क्वेस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लास 11 का पहला चैप्टर। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी क्लास 11 के जो मैं सारे चैप्टर्स हैं वो कवर करूँ। और रही बात इस चैप्टर की, इस चैप्टर को हम दो में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 विल बी कवर्ड इन दिस लेक्चर एंड द सेकेंड वन विल बी कवर्ड इन द कमिंग lecture that will be uploaded soon inshallah. Okay, without wasting any time, let's move directly to the question, that is what is constitution. क्या है constitution? अगर मैं आप सबसे पूछूं कि constitution क्या है तो आप क्या बोलोगे मुझे? कानून, आइन। ओके, लेकिन ये जो कानून आइन है ये क्या है? पहला सवाल, ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, और अगर ये नहीं होता तो हमारी ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की है वो कैसी होती। अगर मैं आप सबको एक एग्जांपल दूं कि जो दो इंसान है वो आपस में लड़ रहे हैं। दो इंसान है आपस में लड़ रहे हैं, एक इंसान दूसरे इंसान पे जुल्म कर रहा है, दूसरे इंसान को बोलता है कि दैट यू कैन डू दिस टू मी। अब मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा, मुझे अपने हक मालूम है, मुझे कानून मालूम है, आप ये मेरे साथ सब कुछ मेरे साथ नहीं कर सकते। उसको ये जो भरोसा ये कानून पे होता है ये क्यों है, ये सब कुछ कैसे आया, क्यों है, नहीं होता, ठीक है, कब से है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देयर इज़ नो प्लेस फॉर रोट लर्निंग। यहाँ पे कोई भी रोट लर्निंग आपको नहीं कराई जाएगी। एक एक वर्ड का जो मीनिंग है बहुत ही वज़ाही तौर पर और बहुत ही सिंपली समझाया जाएगा। ओके, आई विल ट्राई टू रिलेट every part of the lecture with simple and day to day life examples. अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैं आपको समझाऊं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम समझे एक बुक है रूल्स की, रेगुलेशंस की, किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, कि कैसे आपको जी कंट्री रन करनी है। ठीक, इसमें हुकूक दिए गए हैं लोगों के लिए, क्या क्या हक है लोगों के लिए, क्या क्या गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ हैं। आगे जाके आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह DPSP, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि ऐसे प्रिंसिपल्स जो एक इंसान को जहन में, एक कंट्री ये ना गवर्नमेंट को जहन में रखने जब भी वो पॉलिसी बना रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल वेलफेयर, जस्टिस, इक्वालिटी, मतलब जब भी वो कोई भी पॉलिसी बना रहा है कुछ प्रिंसिपल्स उसको नज़र में रखने होंगे, तब उन्हीं बेसिस पे वो पॉलिसी बना सकता है। अब ये जो कंट्री को कैसे रन करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, हुकूक क्या है लोगों के, या ये जो ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट है, ये सब कौन बताता है, ये कहाँ पे लिखा गया? ये लिखा गया है इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे। ओके, अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब भी आप प्लीज़ पेपर दिया करें तब भी आप ये जो है डेफिनेशंस डिटेल में दिया करें। ओके, कम से कम 2 या 3 डेफिनेशंस दिया करें। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड एंड इंशाल्लाह यू कैन गेट मार्क्स। एरिस्टोटल, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसने कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बताया? उसने बताया है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वे ऑफ लाइफ विच द स्टेट हैज चूजन फॉर इटसेल्फ। कॉन्स्टिट्यूशन जिंदगी गुजारने का तरीका है जो स्टेट ने खुद के लिए खुद ही चुना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, आपने इंडिया का प्रियम्बल अगर देखा होगा, इंडिया का प्रियम्बल बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया सोनमी रिजॉल्व्ड एंड सो ऑन, लिखा होता है वहाँ पे डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, रिपब्लिक। ओके, मैं एग्जाम्पल लेती हूँ सेक्युलर की। सेक्युलर क्या होता है? दैट all the religions are equal in the eyes of law, we have respect for all the religion and there is no particular religion for state, यानी कि स्टेट का खुद का कोई रिलीजन नहीं है, मतलब हमारा जो इंडिया की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सेक्युलर, तो इसका मतलब ये खुद के लिए ऐसी ही जिंदगी चुन रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स हेड ऑफ, देयर विल बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक, देयर विल बी elected there will be elected government, elected represented government. Okay, या सोशलिस्ट है, देयर विल बी वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये सब कुछ कौन चुनता है? कॉन्स्टिट्यूशन। एक जिंदगी गुजारने का तरीका किसके लिए? खुद के लिए। एवी डाइसे कहता है, एवी डाइसे बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है रूल्स का जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मैं आपको सिंपली समझाती हूँ। पावर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तकसीम किया जाता है, बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
आपने देखा होगा स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट या होती है कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में होता है पावर स्टेट को इस पे पावर होता है इन पर्टिकुलर चीज़ों पे। यूनियन या सेंट्रल लिस्ट में वहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई होती है उन पे पावर होता है सिर्फ और सिर्फ सेंटर को। कंकरेंट में दोनों को पावर होती है। सही डिस्ट्रीब्यूट पावर की गई है कि किस जगह पे किसको पावर है, किसी पे सिर्फ एक को पावर है, किसी में दोनों किसी जगह दोनों को पावर है। ये सब कौन डिटरमाइन करता है, कौन बोलता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। यही ए वी राइसी ने बात कही है। C.F. Strong बोलता है a constitution is a body of rules written or unwritten that determine the structure of the government and regulate the relationship between the government and the people। Constitution एक बॉडी है रूल्स की, चाहे वो रिटन हो या अनरिटन हो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है। that determine the structure of the government। क्या जो गवर्नमेंट होगी वो फेडरल होगी, यूनिटरी होगी, पार्लियामेंट्री होगी, या इसके जो 3 ब्रांचेस होंगे वो चाहे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और कैसा एक रिलेशनशिप रहेगा गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की? कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो फ्रेमवर्क, एक नक्शा देता है गवर्नमेंट को कि तुम्हें कैसे काम करना है। जो पावर स्ट्रक्चर्स है, क्या तुम फेडरल हो गए, यूनिटरी हो गए, पार्लियामेंट्री हो गए, या कितनी ब्रांचेस होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, या कौन से बुनियादी हुकूक है लोगों के। या जब आप काम करते हैं, आप अब्रॉड जाते हैं, आप वहाँ पे नहीं बोलते मैं चंडीगढ़ से, मैं हूँ हरियाणा से, मैं पंजाब, बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया। तो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी आती है, और ये ज़रूरी है मेंटेन ऑर्डर के लिए, लोगों के जो इंडिविजुअल फ्रीडम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो लोगों के एस्पिरेशंस है सोसाइटी की, जैसे हमें अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, गुड एजुकेशन हो, देयर शुड बी वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये सब कुछ जो पूरा डिटरमाइन करता है या प्रोवाइड करता है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। आप समझो, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन अलोज कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस, यानी कि और कोऑर्डिनेशन एश्योरेंस, ये समझाती हूँ मैं एक एग्जाम्पल से आपको। MLA और एक मिडिल क्लास मैन है, ओके। अब जो MLA है और मिडिल क्लास मैन है, दोनों के जो बेटे हैं उन्होंने ट्रैफिक लाइट तोड़ी, ओके। ट्रैफिक मतलब दे हैव उन्होंने रूल जो है तोड़ा। अब क्या दोनों के लिए अलग अलग कानून होंगे, दोनों के लिए अलग अलग पनिशमेंट होंगे? नहीं, दोनों के लिए सेम ही कानून है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो क्या इससे क्या होगा? इससे होगा कि लोगों में कोऑर्डिनेशन बनेगी, तो जो गवर्नमेंट है, जो कंट्री है, वो स्मूथली फंक्शन करेगी। जब सबको लगेगा दैट वी आर इक्वल, तो एक काइंड ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है, ओके। एवरी ग्रुप, वेदर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटायर कंट्री, नीड्स ए कॉमन रूल्स टू फंक्शन स्मूथली। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज रूल्स इन पब्लिकली नोन एंड एक्सेप्टेड मैनर, ओके। या एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स, देखिए हर एक इंडिविजुअल को फॉलो करने हैं, और अगर कोई वायलेट करता है तो वैसे ही उसको कॉन्सिक्वेंसेस भी मिलेंगे। स्पेसिफाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हु हैज़ अथॉरिटी मेक लॉज है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है किसको अथॉरिटी है बनाने की, या जैसे गवर्नेंस फ्रेमवर्क एक नक्शा देते हैं गवर्नमेंट को कैसे उसको कंट्री गवर्न करनी है, कैसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेट करेंगी, या कौन बनाएगा कानून। ये ना कानून हमारा, जैसे इंडिया में एक डेमोक्रेसी में पावर जो होती है वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में डिवाइड की जाती है, कि ताकि कोई मोनोपोली नहीं हो, कि लेजिस्लेचर को ज़्यादा पावर मत मिले, एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर मत मिले, जुडिशरी को ज़्यादा, और इससे कोई मिसयूज़ ना हो, मोनोपोली ऑफ पावर ना हो, ओके। लिमिटेशन ऑफ द, अब इतना ही नहीं कि इसको फ्रेमवर्क ये देता है, इसको लिमिट भी करता है, इसको उसी के पेरिफेरी में रखता है गवर्नमेंट को। कि फॉर एग्जांपल आप आगे जाके जुडिशल एक्टिविज्म पढ़ोगे। जुडिशल एक्टिविज्म क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ बनाएगी जो वायलेट करेगी लोगों के हुकूक को, तो उसको हम नल एंड वॉइड कर सकते हैं, ओके। सर्कमटेंसेस फॉर स्टेइंग, ओके। अब जो हमारे हुकूक है वो कभी वायलेट नहीं, मतलब दे कैन नॉट बी टेकन अवे, दे आर इट इज़ द फंडामेंटल राइट्स का जो गारंटर है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है, जो हमारी इन द सेंस कि जुडिशरी जो है दैट इज़ अ गारंटर ऑफ द आवर फंडामेंटल राइट्स, वो नहीं छीने जा सकते। हाँ, अगर अब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जैसे इमरजेंसी है, आर्टिकल 352, प्लीज़ आर्टिकल जो है याद किया करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 352 है, उसके हिसाब से अगर कोई इमरजेंसी होगी तो हमारे कुछ हुकूक छीने जा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ बेसिक है जो नहीं छीने, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये नहीं छीना जा सकता। एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, मैंने आपको बोला कि सोसाइटी के कुछ एस्पिरेशंस हैं वो पूरा करना एक क्या इसको बोलते हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, और इसको बोलता कौन है? इसको ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बोलता है कि दैट इट हेल्प्स ए नेशन टू अचीव इट इज लॉन्ग टर्म सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स। जैसे एक जस्टिस वाली सोसाइटी बना, सोशल इक्वालिटी इसको क्या इसको बोलते हैं एड्रेस करना,
या वेलफेयर प्रोविजन, जैसे मैंने आप DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बोला था, इन इंडिया टू प्रमोट फ्री एजुकेशन, इक्वल पे, रूरल डेवलपमेंट, टू क्रिएट एन इक्विटेबल सोसाइटी। द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, मैंने आपको बोला कि एक आप यू कनेक्ट विद द हिस्ट्री, वैल्यूज, कल्चर, आइडिया, एक सेंस ऑफ प्राउड आता है कि मैं इस, देखिए अगर आप देखेंगे इंडिया जो है इट्स अ वेरी डाइवर्स कम्युनिटी, वेरी, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री कि यहाँ पे बहुत डाइवर्स लोग हैं, इन द सेंस बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। सो इन सबको यूनिफाई करने में ही हेल्प हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ओके, द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये अथॉरिटी है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल एंड एक्ट्स एज अ हाइस्ट। ये कहा, अब इसको क्या लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, रिटन वर्सेस अनरिटन, इन मोस्ट कंट्रीज तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट होता है। यूनाइटेड किंगडम का जो है वो सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको एक दिस ए कलेक्शन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। ओके, अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, क्या अब एक कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये इफेक्टिव हो सकता है, मतलब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मैंने बोला अब ये है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया कि दिस इज अ प्रोविजन, ये सब कुछ, क्या अब इसको कोई मानेगा। अगर मैं अब लिख दूंगी, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन बनाऊंगी, उसमें मैं एक कम्युनिटी के खिलाफ राइट, सिर्फ एक कम्युनिटी के फेवर में राइट्स दूंगी, तो आपको लगता है वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा? नहीं, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, बिकॉज पीपल उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, अब कैसे, मोड ऑफ प्रोमलगेशन, हु क्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी मिलिट्री ने बनाया है, किसी मिलिट्री ने किसको बोलते इम्पोज किया है, इट्स इम्पोज्ड बाय मिलिट्री, ये कंसर्ट से नहीं बना है, तो इसकी वजह से लिस्ट में से इसको नहीं मिलती और पब्लिकली उसको ये उसको एक्सेप्टेंस में ही मिलती है। कॉन्स्टिट्यूशन बॉर्न फ्रॉम पॉपुलर, ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस जो पॉपुलर मूवमेंट से बॉर्न होते हैं उनको फॉर एग्जांपल नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम पॉपुलर मूवमेंट, इनको जो है सॉरी ओके इनको ज़्यादातर लिस्ट में सी मिलती है। जैसे इंडिया में अगर हमने देखा कितने टाइम से हमने इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल की थी, तो हमें आखिरकार आज़ादी मिल गई या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया और कॉन्स्टिट्यूशन वाइडली एक्सेप्ट हो गया। या साउथ अफ्रीका की एंटी एपरीथाइड स्ट्रगल, उसको भी वाइडली लोगों ने एक्सेप्ट किया, बिकॉज ये रिफ्लेक्टिंग द कलेक्टिव एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सारे लोग ने इन चीज़ों को सपोर्ट किया। यही अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट होती है या जैसे मिलिट्री बेस्ड गवर्नमेंट थी या डिक्टेटरशिप, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ फ्रॉम ने इम्पोज किया जाता है कानून, तो ऑब्वियसली उसको फिर वैसा ही वहाँ से यहाँ पे रिवोल्ट किया जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इनइफेक्टिव बन जाता है। ओके, रेफरेंडम एंड पब्लिक ओपिनियन, क्या कोई इसको ये वोट करता है तब जाके वो एक्सेप्ट होता है? नहीं। हाँ, सॉरी, referendum and public everywhere. Some countries adopt a constitution through a referendum where citizens vote accept or reject it. कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जिनको कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया जाता है रेफरेंडम, यानी कि हर कोई सिटीजन वहाँ पे वोट करता है या रिजेक्ट करता है। ये द प्रोसेस गिव्स द कॉन्स्टिट्यूशन मोर लेजिटिमेसी एंड पब्लिक, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा लेजिटिमेसी, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेफरेंडम से नहीं मिला गया है, उसको हमने एक्सेप्ट किया है, क्राफ्ट किया है इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। आप अभी जाके पढ़ोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, इसको इलेक्ट किया गया ऐसा गया। ओके, substantive provisions of a constitution. A constitution must ensure fairness, justice and inclusivity to be successful. यानी कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जहाँ पे हर एक को जस्टिस मिले, फेयरनेस मिले, हर एक को हिस्सा बनने का मौका मिले, तभी जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्टिव बनेगा। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, एक प्रोटेक्शन मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी, हमें सब कुछ मिलेगा उस कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ज़रूर और ज़रूर वो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव बनेगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गाइड्स फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमें इक्वालिटी मिलती है, रिलीजियस फ्रीडम मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, किससे? डिस्क्रिमिनेशन से। ओके, बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन, यानी कि हर एक प्रिवेंट जो चेक एंड बैलेंस का आप कंसेप्ट पढ़ेंगे कि जैसे मोनोपोली हम नहीं होने चाहते, जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक वेल डिजाइन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर इंटेलिजेंटली सो दैट नो सिंगल ग्रुप और इंस्टीट्यूशन कैन डोमिनेट। ठीक है, सिर्फ एक की नहीं चलेगी। स्ट्राइकिंग, अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ बनाएगा तो उसकी खुद की मर्जी वोट के कोई भी लॉ बनाएगा नहीं, जुडिशरी वहाँ पे है ताकि वो उसको चेक एंड बैलेंस कर सके। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि दैट इज़ द बेसिस, जैसे सेक्युलर है, जैसे सोशलिस्ट है,
ये चीज़ें ये नहीं हो सकती, बिकॉज दीज आर द, आप अगर फिर लास्ट में आप अगर धीरे धीरे आपको मैं पढ़ाऊँगी कैसे केशव आनंद भारती केस, कैसे वो मतलब जो बेसिस ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूशन वो चेंज नहीं हो सकती, या लेकिन कुछ फ्लेक्सिबल है कि धीरे 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 आके जो विद इन टाइम हम लोग चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसिड अटैक हुआ करता था, तो एसिड अटैक जब हुआ करता था पहले, तो उसकी जो पनिशमेंट होती थी दैट वाज इक्वल टू, एक जब एक चोर चोरी करता है उसकी बराबर सिमिलर थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमें लगा कि नहीं ये केस सिवियर हुआ है तो इसके लिए सिवियर पनिशमेंट्स होती है, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती गई। इसी तरह बहुत चीज़ों में अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में आती गई विद इन चेंज, ताकि जो सोसाइटी है जो उसी के हिसाब से सोसाइटल चेंजेस में अडेप्ट खुद को कर सके। ओके, हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड? ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो क्या हो गया था जब 1947 से पहले 1946 तक हमें पता चले गया था कि अब जो ब्रिटिशर जाने वाले हैं, अब ब्रिटिश हम आज़ाद होने वाले हैं। लेकिन अब मसला ये था कि अब हमें कौन मतलब ओबियसली इतनी बड़ी कंट्री है, इसको रन कौन करेगा? ठीक है, इसको रन कौन करेगा, कैसे रन करेगा, कौन सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, कैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, कैसे राइट्स होंगे? ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत सारे स्कॉलर्स ने बहुत सारे क्या उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े। तो फिर वहाँ पे बोला गया कि हम एक इलेक्टेड बॉडी बनाते जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यही इसका जो मिशन था वो था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ओके, और ये पहला बनाया गया था अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कि उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया डिवाइड नहीं होता, इवन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, वो सब कुछ एक ही था। तो फिर दिसंबर 1946 में एक मीटिंग होती है, ठीक है। लेकिन इस मीटिंग में जो मुस्लिम लीग वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, बिकॉज उसके जो हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने बोला कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए, जिसको उन्होंने पाकिस्तान बोला। लेकिन उसके बाद फिर क्या हो गया, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चलती गई एंड 14 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिल गई। तो फिर हमें आज़ादी मिल गई, और फिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आप पढ़ते हो कि 1949 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुकम्मल होगा। इट टुक 2 years 11 months and 8 days। ओके, तो 26 नवंबर 1949 में और 26 जनवरी 1950 में हमने ये इन द सेंस फिर इनैक्ट में लाया। ओके, Assembly members were chosen through direct indirect election by members of the provincial legislative assembly established under the हाँ, अब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इट वाज इलेक्टेड। इसमें कौन से लोग थे? इसमें जो लोग थे दैट वाज इलेक्टेड। प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो असेंबलीज थी, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझती हूँ, ये कंट्री का मैप है हमारा, तो कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स के अंदर थे। प्रोविंसेस मीनस ये ब्रिटिशर्स के अंदर थे, इनकी खुद की लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी। अब वहाँ से इनकी बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अगर 10,000 या 10 लाख इनकी पॉपुलेशन होगी, तो 1:10 लाख रेशो से इनको क्या हमें जी है, इनको वहाँ पे एक क्या उसको पता है सीट मिलती, ठीक है, तो ताकि वो इलेक्ट हो जाते। और ये सब कुछ क्या हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में। The composition of the Constituent Assembly largely followed the plan outlined by British Cabinet Mission। ये ज़्यादातर Constituent Assembly ने कौन सा ये प्लान फॉलो किया जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से बना था। ओके, अब क्या था प्लान में कि एलोकेशन ऑफ सीट्स टू ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट। प्रोविंस मैंने आपको बोला था ये ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्रोविंसेस ब्रिटिशर्स के अंडर आते थे। इनकी वहाँ पे खुद की एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और इनको सीट्स जो है इनको कैसे मिलती थी और इलेक्शन में कैसे होते था कि 1:10 लाख रेशो से इनको मिलता था। ओके, और जो प्रिंसली स्टेटस थे इनको कंसल्टेशन के मतलब इनको किया जाता है बातचीत के जरिए इनका एक इलेक्टेड मेंबर लाया जाता था। प्रोविंस अंडर द ब्रिटिश रूल वेर इलेक्टेड 292 मेंबर्स थे, वाइल प्रिंसली स्टेट्स कितने थे, वेर इलेक्टेड ए मिनिमम ऑफ 93 सीट्स इनको दिए गए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन ईच प्रोविंस अमंग द मेन कम्युनिटीज, मतलब मेन कम्युनिटीज के मुस्लिम, सिख, इन सबको दिया गया था ताकि सबका जो एक से बने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से आपको रिप्रेजेंटेशन मिलती विद ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके,
फॉर्मेशन कंपोजिशन, यानी कि हमारा जो ये जो है 9 दिसंबर 1946 में हमारी जो पहली मीटिंग हुई, और फिर 49 हाँ इंटेंडेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, जो फिर हमारा पार्टीशन हुआ 14 अगस्त 1947 में। ओके, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वी आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, ये डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। मैंने बोला था कि लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने थे, चाहे वो कौन कौन से थे, प्रोविंसेस से थे, प्रोविंसेस से, प्रिंसली स्टेट्स, ओके, प्रोविंसेस से प्रिंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ओके, रिप्रेजेंटेशन एंड एलोकेशन ऑफ सीट्स, ये भी हमने बोल दिया कि पॉपुलेशन की सिर्फ 1:10 लाख, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, हर एक कम्युनिटी को एक रिप्रेजेंटेशन मिलती थी। मेथड ऑफ सिलेक्शन यही था कि प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली जो ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव चुनते थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम के बेसिस पे विद अ सिंगल ट्रांसफर वोट। प्रिंसली स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस कि प्रिंसली स्टेट जो होती थी उनसे कंसल्टेशन के साथ हम लोग बातचीत करते थे, और उनसे भी एक इलेक्टेड, ताकि उनका भी एक से रहे। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिमार्केबल फीट ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल, हाँ ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में जो ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ओबियसली इट वॉज ए रिमार्केबल फीट of collective visionary leadership. Today the Indian Constitution stand as a beacon of democracy and social justice. आज का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस और बहुत सारे लोगों के जो एस्पिरेशंस ऑफ मिलियंस है, ये सब को जी है रिफ्लेक्ट करता है। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पढ़ा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब पढ़ा। और अब कुछ 2-3 टॉपिक्स रहते हैं, एंड हाउ वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। अब कुछ 2-3 टॉपिक्स मैंने वो भी हम जल्दी ही इंशाल्लाह कवर करेंगे विद इन सम डेज।